हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर लेके आ गया हूँ नया एपिसोड, नया लेक्चर फॉर 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 7 दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस टॉपिक है जिसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन द करंट सिचुएशन यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू पैंडमिक बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और ये एक सीरियस इशू है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आफ्टर इंडिपेंडेंस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द सीरियस इशू फॉर इंडिया दैट इंडिया इज़ facing. But what is meant by unemployment? What is the real meaning of unemployment that we are going to see today? Unemployment को हिंदी में हम बेरोजगारी बोलते हैं। And now we will start with the introduction. India is a developing economy and one of the fastest growing economics in the world. इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एज वेल एज ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड का। The problem of unemployment is considered to be the biggest challenge of the development of India. इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उसके डेवलपमेंट के सामने आ रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ऊपर हमको एक फिगर दिया गया है, वी विल सी द फिगर। यस, वी कैन सी कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट में है। गिव्स अस एन आइडिया अबाउट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा बेरोजगारी होगा उतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं होगा। पिछले चैप्टर में, पॉपुलेशन चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करता है। कोई भी कंट्री अपने लोगों को यूज़ करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करती है, बट जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा ये वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता एंड देश का जीडीपी एंड नेशनल इनकम कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ज़्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहा, बेरोजगारी चलती रही, तो गरीबी आ जाएगी और हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। मोस्ट यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जितने भी यंग जनरेशन, यंग पीपल है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इन्हीं को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। यंग पीपल आर मेजर ह्यूमन रिसोर्स, की एजेंट फॉर सोशल चेंज एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्निकल इनोवेशन। किसी भी कंट्री के लिए उसका जो यंग पॉपुलेशन होता है, यंग पीपल होता है, ये उसके की एजेंट्स होते हैं, मेन पर्सन होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, दे कैन डू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बट यही लोग अगर बेरोजगार हो जाए तो देश की तरक्की रुक जाती है। इंडिया हैज़ कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, हैंस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इज मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रुप अगर देखा जाए तो वो ग्रुप है यंग पॉपुलेशन का, एंड 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यंग जनरेशन फेस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। There is an imbalance between unemployment opportunities and increase in population. जितना ज़्यादा population increase होता जा रहा है, जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा unemployment बढ़ते जा रहा है। This has resulted in large scale unemployment. So generally unemployed people are involved in unproductive working like gambling and indulge in antisocial and anti-national activities. Unemployment का एक और बहुत बुरा इफेक्ट ये है कि जो बच्चे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जो जनरेशन अनएम्प्लॉयड रह जाता है, यंग जनरेशन, दे गोज इन टू रॉन्ग एक्टिविटीज़, दे स्टार्ट डूइंग गैम्बलिंग, जुआ खेलने लगते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। ये सब की तरफ यंग जनरेशन मूव हो जाता है जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। सो दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द जनरेशन। Now we will see meaning of unemployment. Normally anyone who is not gainfully employed in a productive activity is said to be unemployed. जिस इंसान को कोई काम नहीं मिला है, जो प्रॉपर कोई काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से उसका कोई इनकम नहीं जनरेट हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन जिसमें आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, एंड आपको कुछ इनकम नहीं गेन हो रहा है, उस कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, बेरोजगारी। इन इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड विथ रिस्पेक्ट टू। इकोनॉमी में हम अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं 4 चीज़ों से। फर्स्ट इज नेचर, सेकेंड इज वर्किंग एज, डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर लेबर, एंड प्रिविलिंग वेज रेट। ओके, सो वी विल सी
rate of economic growth is not fast enough to generate adequate job to absorb the expanding labor force. हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ इतना स्लो है कि हमारे पास लोग बहुत है बट काम दिलाने के लिए कंपनीज उतनी नहीं है, बिकॉज हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है. जितना ज़्यादा हम इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा नई इंडस्ट्रीज आएंगी, नई फैक्ट्रीज आएंगी, नई कंपनीज आएंगी, और जो भी लोग बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. बट इंडिया में इसका उल्टा हो रहा है. लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड कंपनीज इंडिया में ज़्यादा नहीं है. Unemployment is a situation which people in the age group 15 to 59 years are able and willing to work at prevailing wage but unable to get a job. Unemployment रियल में एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक के लोग काम तो करना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स भी है, उनके पास लेबर भी है, सब कुछ है, बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है. दैट कंडीशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर अ पर्सन to be considered employed, it is essential that person should be engaged in a work for a minimum number of hours per week. किसी इंसान को अगर एम्प्लॉयमेंट कराना है, हम कब बोलते हैं कि ये इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिला है, उसको एक सर्टन टाइम तक किसी जगह पे काम करना होगा, उसका एक मिनिमम आवर होता है. अगर वो इस काम को कंप्लीट मतलब इतने टाइम तक वो जा रहा है कहीं पर जॉब पे या कहीं पर इतना आवर्स बिता रहा है, वी कैन से दैट ये इंसान जो है एम्प्लॉयड है. बट वो उतना टाइम नहीं बिता रहा है, छोटे मोटे कोई काम कर रहा है लेकिन ऐसे काम कर रहा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, या पूरे हफ्ते में एक बार काम कर रहा है, कोई एक काम उसको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई एक काम मिल रहा है, वी कांट से इट्स एम्प्लॉयमेंट. अकॉर्डिंग टू नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखता है और एम्प्लॉयमेंट्स की गिनती करता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSSO. इन इंडिया अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ ही वर्क लेस देन 14 आवर्स पर वीक. इनके डेटा के हिसाब से जो इंसान 14 घंटे से कम कहीं पर काम पे जा रहा है पर वीक, उस इंसान को अनएम्प्लॉयड कहा जाता है. दोज हु वर्क फॉर 15 to 28 आवर्स अ वीक आर कंसिडर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स हमें देखने मिल रहे हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब जा रहे हैं, छोटे मोटे काम पे जा रहे हैं, जो 15 से 28 आवर्स पूरे हफ्ते का बिताते हैं किसी काम में, वो भी पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, उनको अंडर एम्प्लॉयड कहा जाता है. एंड द पर्सन वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे, that is 237 days a year, is considered to be employed on standard basis. जो इंसान 8 घंटे दिन का काम करता है एंड इसको अगर कैलकुलेट किया जाए पूरे साल के हिसाब से तो 273 डेज जो इंसान काम पे जाता है उसको एम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से. वी विल मूव फॉरवर्ड. हम कुछ एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखने वाले हैं. ओके, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स है. वी कैन क्लासीफाई अनएम्प्लॉयमेंट इनटू वेरियस कैटेगरीज. सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को बांटा गया है दो हिस्सों में, दैट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, गांव में भी लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. एंड जब शहर के लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उसको अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. एक एक करके स्टडी करेंगे, सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे. लेट्स सी. सबसे पहले आता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. द अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन विलेजेस इज कॉल्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. जो विलेजेस में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जब विलेजेस में उनको कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं मिलता. नॉर्मली विलेजेस में क्या होता है, लोग या तो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री में मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर का काम कर रहा है, या फिर सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में. अगर ये भी उनसे नहीं हो पा रहा है, अगर उनको इसका भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, एंड दैट टाइम वी से इट्स रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट. अब कुछ टाइप्स देखने जा रहे हैं हम रूरल एम्प्लॉयमेंट के. सबसे पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? Large number of people remain unemployed during the slack season or in the off season. Agriculture being a seasonal occupation, farmer have to depend upon monsoon for cultivation. Okay, अब सबसे ज़्यादा लोग गांव में किस में इन्वॉल्व होते हैं? एग्रीकल्चर में. बट एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल होता है जब बारिश का मौसम हो, बराबर प्रॉपरली मानसून मौसम आए तो ही एग्रीकल्चर किया जा सकता है. बट जिस साल बारिश नहीं होगी या जिस साल मौसम बराबर
बराबर नहीं होगा उस साल एग्रीकल्चर भी नहीं प्रैक्टिस किया जाएगा, एंड ये कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन के हिसाब से लोगों को काम नहीं मिलता। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा, पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आगे का। मेजॉरिटी ऑफ लेबर फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर नियरली 5 to 7 months इन अ ईयर। फार्मर्स 6 महीने काम करते हैं एंड बाकी के 6 महीने ऐसे ही बैठे रहते हैं। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ सीजन तक, कोई एक सीजन तक उनको एम्प्लॉयमेंट रहता है, उन लोग काम करते रहते हैं, बट बाकी के सीजन्स वो घर पे ही बैठे रहते हैं, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं होता, कोई जॉब नहीं होता। दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन टूरिज्म। जब टूरिज्म का मौसम आता है, फॉर एग्जांपल ठंडी का मौसम आ गया, तभी टूरिस्ट ज़्यादा विजिट करते, तो वो टाइम पे टूरिज्म सेक्टर वालों को एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, बट फिर पूरे साल वो बैठे रहते हैं, एंड दिस इज द रीज़न ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव मैरिज बैंड्स। जब शादियों का सीज़न आता है तभी ये बैंड्स को काम मिलता है, बाकी टाइम ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। शुगर फैक्ट्रीज, जब गन्ना उगेगा, जिस मौसम में गन्ने उगेंगे उसी मौसम में इनको जॉब मिलती है, एंड शुगर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके रख दिया जाता है। एक बार प्रोडक्शन हो जाने के बाद वहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम करते हैं पूरे साल भर उनको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलता। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेम वे आइस फैक्ट्री और फिशरीज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। नाउ वी विल सी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसे तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमें दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है, बट ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है। कैसे, आगे पढ़ेंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन विलेजेस इन इंडिया। गांव में, इंडिया के कुछ गांवों में ये देखा जा सकता है। It is a situation in which more people are doing work than actually required. Even if some are withdrawn, production does not suffer. In other words, it refers to situation of employment with surplus manpower in which some worker have zero marginal productivity. ठीक है, इसको मैं ठीक से समझाऊंगा, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। टेक एग्जाम्पल, मेरी कोई फैक्ट्री है एंड मेरी फैक्ट्री में मुझे प्रोड्यूस करना है 10 प्रोडक्ट्स। मुझे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मुझे 10 प्रोडक्ट बनाना है, एंड उस 10 प्रोडक्ट को मैं 5 वर्कर्स को रखकर बना सकता हूँ। ओके, तो 5 लोगों को रियल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, 5 लोगों को मैं जॉब पे रखूंगा, एंड उससे मैं 10 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पा रहा हूँ, 10 प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ। बट मैंने ज़बरदस्ती और 5 वर्कर्स को रखा है, मैंने ज़बरदस्ती और 5 वर्कर को रखा है, बट मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। मैं 10 वर्कर रखने के बाद भी 10 प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर कर पा रहा हूँ। तो जो मेरे 5 पहले के वर्कर थे वो रियल एम्प्लॉयमेंट कहलाया जाएगा, और जो 5 मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं, जिनको लगाने के बाद भी प्रोडक्शन सेम हो रहा है, वो 5 जन को इनविजिबल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे वर्कर्स ऐसे ही काम कर रहे हैं, जितना चाहिए उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो उतना ही निकल के आ रहा है। अगर इनको निकाल दिया तो भी उतना ही प्रोडक्ट आएगा, इनको रखने के बाद भी उतना ही आ रहा है। तो जिनको एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है, सरप्लस, जिनकी ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, उन लोगों को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Excessive pressure on land leads to disguised unemployment in rural areas. It is estimated that nearly 20% of the labor force is disguisedly unemployed in rural areas. Joint family system, lack of alternate job opportunities result in overcrowding in agriculture. These are the main reason for disguised employment. गांव में कैसा होता है, आपको यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, देखो इसको कंपेयर करो। यहाँ पे एक खेत है, ये बाजू एक खेत है, और यहाँ पे एक लैंड है, एक खेत है। यहाँ पे 5 वर्कर्स काम करके 10 क्विंटल्स जवार उगा रहे हैं। ओके, यहाँ पे 16 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 16 लोग इस खेत में काम कर रहे हैं, बट ये भी कितना उगा पा रहे हैं, 10 क्विंटल्स जवार ही उगा पा रहे हैं। तो यहाँ के 5 वर्कर्स आर द रियल एम्प्लॉयड पर्सन, और यहाँ पे भी 5 वर्कर्स रियल है। 5 के अलावा जो बेकार और 11 एक्स्ट्रा जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है। मतलब उनको लग तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, बट दे आर रियली नॉट एम्प्लॉयड, क्योंकि उनके बिना भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वी विल प्रोसीड टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। शहर में अनएम्प्लॉयमेंट, शहर में बेरोजगारी कैसे होती है। ओके, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एम्प्लॉयमेंट फाउंड इन
अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, उसी को हम लोग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, दैट इज टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखेंगे अभी हम। सबसे पहला है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास कैपेबिलिटीज है, उनके पास स्किल्स है, देन ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग जॉब, इस कंडीशन को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट्स जॉब इन नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जब पढ़े लिखे लोग हैं और वो काम भी करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीजंस उनको जॉब नहीं मिल रहा, तब इसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। This type of unemployment is found among matriculates, undergraduates, graduates and postgraduates। सबसे ज़्यादा ये एम्प्लॉयमेंट उनके साथ होता है जो 10th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएटेड है, उनके साथ एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटी एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ, प्रेफरेंस for white collar job, lack of employable skill, lack of awareness about available educational opportunities are the main reason for unemployment among educated youth in India। तो अभी अभी हमें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, एक एक करके समझेंगे हम। सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंपनीज बहुत कम है एंड उसके मुकाबले जो हमारा यंग जनरेशन है जो अभी अभी कॉलेज कंप्लीट करके निकलेगा या कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उनको डिग्रीज मिलेगी, उन लोगों के हिसाब से उतने जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एक रीज़न है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटा मोटा जॉब नहीं करना चाहते, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो चाहते हैं कि हम ऑफिस में बैठकर एसी वाले कमरे में बैठकर जॉब करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर जॉब करेंगे, एंड इस वजह से वो वाइट कॉलर जॉब ढूंढते हैं। वाइट कॉलर जॉब मतलब हाई फाई जॉब्स, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की रखी है, उनके दिमाग में ऐसी मेंटेलिटी आ जाती है कि छोटा मोटा जॉब मैं नहीं करूँगा, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं अच्छा जॉब करूँगा। एंड इस वजह से जॉब मिलने के बाद भी छोटे मोटे कुछ जॉब्स ऐसे मिल जाते हैं उनको, बट फिर भी वो नहीं करते, जिसकी वजह से एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत की है बट उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उनके पास किताबी दिमाग बहुत है बट रियल में जॉब कैसे करते हैं वो स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है सामने। उसके बाद बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ से जॉब सर्च करते हैं, कहाँ से जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स है। बहुत सारे बच्चे ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते एंड दैट्स वाई देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। देन वी हैव इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है दैट वी विल सी। सो लेट्स सी, इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट होता है। द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स में बी स्किल्ड। जिन वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया गया है उनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा स्किल्ड है या फिर कुछ अनस्किल्ड है। दिस इज जनरली अ फॉर्म ऑफ एन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखा जाए तो रियल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी तक हमने जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े उसमें से ये जो है ये असली अनएम्प्लॉयमेंट है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रीज बहुत कम ग्रो कर रही है। अगर कहीं पे एक इंडस्ट्री बनाया गया है तो उस इंडस्ट्री का जो मालिक है वो अपनी इंडस्ट्री को कहीं और एक्सपांड नहीं करता, तो जहाँ पे उसने इंडस्ट्री बनाया है सिर्फ वहीं के लोगों को जॉब मिल पाती है एंड बाकी जो जगह है वहाँ पर लोग अभी भी बेरोजगार रह जाते। देन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोड होता है, बर्थ रेट ज़्यादा हो जाता है, डेथ रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं हो पाती है। देन वी हैव लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता, उन्हें नहीं मालूम जो नए मशीन्स मार्केट में आए हैं उनको ऑपरेट कैसे करना है एंड दैट्स वाई देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। लो एडेप्टिबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारे इंडिया का प्रॉब्लम है कि इंडिया किसी भी टेक्नोलॉजी को फटाक से अडॉप्ट नहीं कर पाता बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रेंड ऑन डेली बेसिस। पीपल्स को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। बहुत सी कंट्रीज़ में क्या होता है, जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, जब भी इंडस्ट्री में कोई नया मशीन लाया जाता है या कोई नया टेक्नोलॉजी लाया जाता है, वर्कर्स को उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। बट इन इंडिया दिस डजेंट हैपन्स एट ऑल। जिसके वजह से बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इस मॉडर्न मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। हमारे यहाँ पे वर्कर्स होते हुए भी हम विदेश से लोगों को लाते हैं इन मशीन्स को ऑपरेट कराने के लिए। दैट्स वाई देयर इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट।
इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को कुछ ऐसी जगहों पर बनाया गया है जहाँ पे पीपल का एक्सेस नहीं है, लोग ज़्यादा पहुँच नहीं पाते और उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें जॉब मिल सकता है. सो दैट्स वाई देयर इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. लो मोबिलिटी ऑफ लेबर्स, लेबर्स को हम ज़्यादा मूव नहीं कर सकते. ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर किसी के पास पासपोर्ट हो, हर किसी को इंग्लिश आती हो, हर किसी के पास वीज़ा आ जाए. दैट्स वाई नो वन इज़ गेटिंग जॉब इन इंडिया एज वेल एज नॉट इन आउटर countries are the main reason for industrial unemployment. So I hope आपको बहुत अच्छे से डीपली अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा एंड आपके दिमाग में ये बात घुस गई होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है जो देश की तरक्की को रोकता है. आगे कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे तो और डीप नॉलेज आ जाएगा आपको. द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स हम देखने वाले हैं. सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. अभी मैं बोल रहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि फैक्ट्रीज में नए मशीन्स लाए जाते हैं. ओके, पुराने टाइम पे क्या होता था, हर काम मैनुअली होता था, हाथ से होता था, वर्कर हाथ से काम करता था, सारी चीज़ मैनुअली ऑपरेट होती थी. बट द टाइम चेंज्ड, वी आर इन 21st सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी में है तो हम मॉडर्न मशीन्स यूज़ कर रहे हैं. बट इन मशीन्स के ऊपर काम करने को वर्कर्स को नहीं आता. दैट्स वाई देयर इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. जब नए टेक्निक्स आते हैं, नए टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है बट इन टेक्निक्स के हिसाब से वर्कर्स ट्रेंड नहीं होते तो ये ऑटोमेटिकली गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट. तो उन वर्कर्स को रखा जाता है जिनको इस टेक्नोलॉजी पे काम करने आता है. तो जिनको काम करने नहीं आता, भले उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है बट उनको काम करने नहीं आता, दिस गिव राइज टू टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. Then we have frictional unemployment. What is frictional unemployment? ये हम सीखेंगे. Frictional unemployment is caused due to breakdown of machinery, power failure, shortage of raw material, strikers by worker. Frictional unemployment is temporary by nature. कभी कभी क्या होता है, किसी फैक्ट्री में अचानक से कोई मशीन बंद पड़ जाती है, मशीन ख़राब हो जाती है एंड उस मशीन को ख़राब होने के बाद फैक्ट्री का काम बंद हो जाता है. अब उस मशीन को रिपेयर करने का कॉस्ट शायद बहुत ज़्यादा होता है एंड उसके वजह से मशीन कभी रिपेयर नहीं हो पाती और थोड़े टाइम बाद इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है एंड दीज गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट. पावर फेलियर, पावर फेलियर की वजह से मशीन्स ऑपरेट नहीं होती. ये टेम्पररी बेसिस पे कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब टेम्पररी, जब तक पावर वापस रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया जाता, रिपेयर नहीं किया जाता, तब तक लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. रॉ मटेरियल्स प्रॉपरली अवेलेबल ना हो तो भी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है एंड दिस गिव राइज टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. वर्कर के स्ट्राइकर की वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. सो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्पररी इन नेचर है, ये फिक्स नहीं होता. देन वी हैव cyclical unemployment. What is cyclical unemployment? Cyclical unemployment is the result of cyclical fluctuation in the level of business activity. पूरे साल भर में ऐसा टाइम होता है जब कुछ चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है. टेक एग्जांपल, ड्यूरिंग रेनी सीजन रेनकोट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है. तो जो इंडस्ट्रीज़ रेनकोट बनाने में इन्वॉल्व है वो बारिश के पहले वाले सीज़न में बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ करती है जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. एंड देन एक बार सारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर पूरे साल भर वो फैक्ट्री ओपन नहीं होती बिकॉज पूरे साल भर रेनकोट का काम भी नहीं होता. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर साइक्लिकल unemployment. Then we have structural unemployment. What is structural unemployment? This type of unemployment arises due to drastic changes in economic structure of the country. These changes may affect either the supply or demand for a factor of production. Structural changes in the economy are caused by changes in government policies, shortage of capital, shifting of industry from one region to another, etc. तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? दिस अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू गवर्नमेंट. ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी गवर्नमेंट की वजह से होती है. गवर्नमेंट कोई एक ऐसा नया सिस्टम या नया रूल इशू करता है जिसके वजह से बहुत सारी कंपनीज एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है एंड लोग बेरोजगार हो जाते हैं. सो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. Now we can see a chart is been given in the year 1993 to 1994. Labor force था 381.94.
जिसमें से एम्प्लॉयड थे 374.45 और अनएम्प्लॉयड था सिर्फ 7.49, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ऑफ रेशियो था 2%। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते गया, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आई 2004 टू 2005 के बीच में, जहाँ पे लेबर फोर्स था 468 एंड एम्प्लॉयमेंट मिला था ओनली 457 को, और अनएम्प्लॉयड थे 11% लोग, तो 2.4% अनएम्प्लॉयमेंट था। फिर ये फ्लक्चुएट होता गया है, हर बार, किसी भी बार ये स्टेबल नहीं है, ये फ्लक्चुएट होता गया है। और अभी की अगर कंपेयर करें, अभी का डेटा हम निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर आपको स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रैंक भी दिया है, आप स्टेट वाइज भी अनएम्प्लॉयमेंट रैंक देख सकते हो कि 100 में से 197 आर अनएम्प्लॉयड इन त्रिपुरा, सबसे ज़्यादा, सिक्किम 181, देन केरला 125, 1000 में से 125 जन अनएम्प्लॉयड है, हिमाचल प्रदेश 106 सबसे कम, बिहार में ओनली 1000 में से सिर्फ 60 जन है जो अनएम्प्लॉयड है, उससे भी ज़्यादा कम है गुजरात में 1000 में से सिर्फ 9 जन अनएम्प्लॉयड है। अब महाराष्ट्र कम्स इन 26 नंबर, आउट ऑफ 1000 21 people are unemployed. This report is 5th annual employment survey that is conducted in the year 2005 and 16. Okay, so cause of unemployment ये हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, चैप्टर 7 का पार्ट 2 जो होगा उसमें हम कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कवर करेंगे। आज के चैप्टर में बस इतना ही रखते हैं। चैप्टर 7 ऑफ इकोनॉमिक्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और जो आपका होमवर्क ये होगा कि मैंने जितनी भी कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन किए हैं, आपको ये सारी चीज़ें लर्न एंड बाय हार्ट कर लेनी है। जब हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो इन सारे चीज़ों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। Okay students, so stay safe at home and we'll meet in next episode. Thank you.